बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनकी आल पाक पे। प्रोग्राम अब होगा सच का सामने में। राबिया जंजू और एजाज शाही का हाजिर खिदमत है। आज हमारा मौजू तारकीन वतन, नए इमिग्रेशन कानून और मौजूदा सूरत हाल, इसके ऊपर होगा। और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में माहिरीन इमिग्रेशन कानूनदान हमारे साथ होंगे। बहुत सारे सवालात हैं, हम इनसे पूछेंगे और नाजरीन के भी प्रोग्राम सवालात आए हुए हैं। ये प्रोग्राम इस वक्त वॉइस फॉर कश्मीर, सच टीवी और के न्यूज़ पे देखा जा रहा है। आप नाजरीन भी दौरान गुफ्तगू जो इमिग्रेशन के हवाले से, जो तारकीन वतन है, जो हमारे लोग हैं यूरोप के अंदर हैं, इसी तरह से बरतानिया के अंदर है, अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो ज़रूर हमें कमेंट्स की शक्ल में आप पूछ सकते हैं। हम आपके सवालात को एड्रेस करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, वो भी हम इंशाअल्लाह ताला दौरान गुफ्तगू हम पूछेंगे। नाजरीन, हम हमेशा की तरह से आखिरी दरख्वास्त मेरी आपसे होगी कि शेयर और लाइक करें, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो उसकी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मैं आज की पैनलिस्ट में जो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारफ़ करवाना चलूँ। हमारे साथ खबर रियाज कादरी एडवोकेट, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान से, वो हमारे साथ होंगे। इसी तरह से हमद अली खुर्रम एडवोकेट हैं, काउंसलर हैं, हाइबर ग्रीन बोल्टन बरतानिया से, वो हमारे साथ होंगे। ज़ुबैर खान एडवोकेट, जो कि इमिग्रेशन लॉज और फैमिली जर्मनी से देखते हैं, वो हमारे साथ होंगे। राबिया जंजुआ जो है हमारे साथ सीनियर साथी हैं, वो होस्ट होंगी। इन सब मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में हमद अली खुर्रम साहब जो है वो हमसे, जी राबिया आप कुछ कहना चाहें तो उसके बाद फिर हम आगे जी बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब होगा सच का सामना के प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ कश्मीर और के न्यूज के प्लेटफॉर्म से राबिया जंजू और एजाज शाहिद का प्यार भरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सभी नाजरीन का, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म को जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को खास तौर पर पसंद किया जा रहा है और वो बहुत ज्यादा कह भी रहे हैं कि आप प्रोग्राम और भी ज्यादा करें। कोशिश करेंगे कि आपका फीडबैक आता रहेगा तो हम प्रोग्राम को इंशाल्लाह आगे भी शुरू अच्छे अंदाज से करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं जाती हूँ इजाज शायद, अगर आपकी इजाजत हो तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान से शुरू करूंगी। जी, उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी जी ठीक है, आप इजाज आगे साहब, मोस्ट वेलकम कहती हूँ आपको। जुबैर साहब एडवोकेट हमारे आगे जैसे तारुफ करवा चुके हैं, हमारे शाहिद साहब, और हावर भाई का भी तारुफ करवा चुके हैं। बरतानिया से जो भाई हैं उनका भी तारुफ करवा चुके हैं, तो तारुफ की अब जरूरत नहीं है। तो सबको मैं मोस्ट वेलकम कहूंगी आपने दोबारा इस प्यारे से खूबसूरत से प्रोग्राम में। तो हावर भाई, मैं आपसे शुरू करती हूँ, प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। आप एक जिसका हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त जो है जिस बुराई पे जा रहा है, जिस तरीके से हमारे मुल्क के हालात हैं, पहले तो ये मैं पूछूंगी, बाकी जो सवाल हैं उनको दूंगी। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो हमारे ओवरसीज के जो लोग हैं, जो उनको मुश्किलात आ रही हैं, उनके लिए नया कानून जो है वो पाकिस्तान में क्या बनाया है। आपके जो उस हाई कोर्ट में आप जाते हैं तो आपको रोजाना की बुनियाद पे जो करनी पड़ती है हियरिंग, तो उसमें क्या क्या मतलब बनाए हैं ओवरसीज के हवाले से, और क्या उस पर अमल दरामद क्या हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया राबिया जंजुआ साहिबा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में शामिल किया। पाकिस्तान में ओवरसीज़ के लिए जो इस वक्त डेवलपमेंट हुई है अदालती निज़ाम में, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी इदारे हैं, उसमें यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है जिस भी मुल्क में बैठे हुए हैं वहाँ से वो वज़ीर आज़म शिकायत सेल जो हमारा बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर शिकायत सेल जो है, उसमें शिकायत तहरीरी तौर पर भेजते हैं, ऑनलाइन भेजते हैं, और वो फिर मुतलका जिले से मार्क होकर मुतलका तहसील तक पहुंच जाती है। और जी मुतलका तहसील में जो असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हुए हैं वो उसको रिपोर्ट लेकर और कोशिश करते हैं कि वो जो ग्रीवियंस है उसको रिड्रेस किया जाए। और इसी तरह जो अदालती निज़ाम है, अदालती निज़ाम के अंदर
ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो है वो अलग से अदालतें बना दी गई हैं। और इन अदालतों को ये हदायत दी गई है कि डे बाई डे प्रोसीडिंग में इनके केसेस सॉल्व करें। तो स्पेशल आपका हावर साहब, आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है? आपकी आवाज जो है लिसनर तक सही नहीं पहुंच रही है। आप थोड़ा सा दोबारा, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी, ये जवाब फिर लूंगी। जुबैर साहब की तरफ मैं जाती हूँ। जुबैर साहब, आप मुझे वेलकम कहूंगी आपको इस प्रोग्राम में। आप जर्मनी में इधर रह रहे हैं और आप अरसा दराज से जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा हमारा हमेशा प्रोग्राम भी होते हैं हमारे, काफी आपके मैंने देखे हैं, लोग भी आपके देखते हैं। तो आपका मैं थोड़ा सा ये नाजरीन तक आप मुझे ये थोड़ा सा पहुंचा दें अपनी जो हमारी इमिग्रेशन है, फैमिली लॉ से। सबसे पहले तो जो लोग इधर शादीशुदा लोग हैं, अगर वो अपने बच्चे या बीवी बुलवाना चाहते हैं तो उनके लिए, फैमिली के लिए क्या क्या कानून लागू हैं, और इमिग्रेशन के लिए आपके पास क्या न्यूज है, क्या अपडेट्स हैं, प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच राबिया साहिबा, आपने हमें इनवाइट किया अपने शो पे। तो चलते हैं आपके सवाल पे। ये है कि जो फैमिली इमिग्रेशन इधर चल रही है, फैमिली रीयूनियन के नाम से जर्मनी के कानून, उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इधर स्पाउस होता है, जिसको बुलाना होता है रेफरेंस पर्सन, उसके पास एक रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। क्योंकि हमारे काफ़ी लोग, हमारे पाकिस्तानी भी और दूसरे कंट्रीज के भी 2015-2016 में आए थे, जब इधर असाइलम की एक सारा जो जान हो गया था यूरोप की तरफ, जब सीरिया में जंग चल रही थी। तो उस वक्त जो लोग आए हुए थे, जिन्होंने असाइलम केस अभी किया हुआ था, जिनका नेगेटिव आ गया, उनको अलाउड नहीं है। उनके अलावा जिसके पास भी रेजिडेंस परमिट है, वो अपनी फैमिली, अपने बच्चे बुला सकते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जो कि जर्मन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के तक हमने आवाज भी उठाई हुई है, कि जो हमारे पंजाब के जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपनी फाइल को जमा करवाती हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में। इस्लामाबाद एम्बेसी में वेटिंग अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम सिर्फ एप्लीकेशन देने के लिए मोर देन 18 मंथ्स है, बिटवीन 12 एंड 18 मंथ्स सिर्फ आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप अपनी एप्लीकेशन उधर सबमिट करवा सके। एक्चुअल प्रोसेस जो है वो उसके बाद, एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद शुरू होता है, जो कि लॉयर वेरिफिकेशन और ये चीजें बाद में आती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला है हमारे लोगों के लिए, जिनकी फैमिलीज उधर बैठी हुई हैं पाकिस्तान इंतजार में कि हम अपने शोहर के पास, बच्चे अपने बाप के पास, या फिर दूसरी तरह जाना चाह रहे हैं। तो इसमें काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। लेकिन एलिजिबल जो कहते हैं वो ये है कि जिसके पास भी रेजिडेंस परमिट है, वो अपनी फैमिली बुला सकता है, या फिर जो जर्मन नेशनल है। जुबैर साहब, आपकी आवाज पीछे से जो है वो वापिस आ रही है, तो आप उस आवाज को बंद कर दें ताकि नाज़रीन सही सुन सकें। जी जी, तो उसमें ये मैं कह रहा था कि जितने भी लोग हैं, जो भी जिनके पास एक रेजिडेंस परमिट होती है, रेजिडेंस परमिट के साथ वो जर्मनी अपनी फैमिली को बुला सकती हैं, अपनी बच्चों को भी बुला सकती हैं। उसमें बस ये देखा जाता है कि उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए, जो कि उनके रेफरेंस पर्सन है, स्पाउस है या फिर फादर है, कि कल को वो आके इधर फैमिली को लेके आती हैं तो कोई वो सोशल गवर्नमेंट से एडिशनल फाइनेंशियल हेल्प ना लें। तो वो आने से पहले जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, तो वो अपने चेक करते हैं कि इनकी इनकम कितनी है, इनकी इनकम काफ़ी है कि कल को ये पूरी फैमिली अपनी इनकम से गुजारा कर सकेंगी कि नहीं। और दूसरी ये है कि एक यूरोपियन, जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी इमिग्रेशन लॉ में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट रख दी हुई है लैंग्वेज सर्टिफिकेट की। वो कहते हैं कि अगर आपने जर्मनी आना है तो जो भी स्पाउस हो वो उधर बेसिक लैंग्वेज सीख के आए। उसका जो यानी A1 जो है वो कोर्स करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, A1 कोर्स जो करना पड़ता है वो पाकिस्तान से करके आए, ताकि वो उधर से ही वो बेसिक्स, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू, इस तरह की जो चीजें हैं वो उधर से सीख के आए और इधर आके उनको आसानी पैदा हो। जब स्पाउस इधर आता है तो फिर वो आगे लैंग्वेज का और भी उनको कह देते हैं कि आप और लैंग्वेज सीखें, B1 तक, A1 से लेके A2 तक, फिर B1 तक रिक्वायरमेंट है जर्मन गवर्नमेंट की कि जो भी पाकिस्तान से या दूसरे कंट्री से फैमिली रीयूनियन से आए, वो अपना 1.5-2 साल तक B1 तक अपना क्लियर करे। जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, बहुत शुक्रिया। अभी दोबारा आती हूँ, मैं हावर भाई के पास भी आऊंगी, लेकिन मैं पहले अपने भाई के पास आऊंगी। बरतानिया का जो है वो कवानीन जो नए बने हैं, बहुत से लोग जो है वो बरतानिया में ये भी कह रहे हैं कि
जो हमारे लोग जो अनलीगल लोग हैं या मतलब वैसे बात छोड़ रहे हैं कि ये लोग सही काम नहीं कर रहे, इनकी चोरियां डकैतियां ये वो यानी जो इधर उधर से जो खबरें मिलती हैं, तो आपके पास क्या न्यूज है कि ये आया क्या, ये हकीकत है कि जो ओवरसीज हमारे वहाँ बस है पाकिस्तानी या ऑल ओवर दवा जितने लोग ओवरसीज के जो लोग हैं वहाँ रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या कानून है, वहाँ रहने के लिए क्या नया कानून आया है, आप मुझे बता सकते हैं इमिग्रेशन और फैमिली वीजा के हवाले से जो बरतानिया में जो है इस वक्त? जी शुक्रिया राबिया साहिबा और इजाज भाई, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। तो इमिग्रेशन न्यूज़ के हवाले से जो बरतानिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ ज़ेर बहस है वो है बरतानिया का नया जो नेशनलिटी और बॉर्डर्स एक्ट एक पार्लियामेंट में लाए हैं यहाँ की बरतानवी पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने बेसिकली जो नई शिक है उसमें एक स्पेशल जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है वो नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट की शिक 9 है, जिसके ऊपर इस वक्त काफ़ी बरतानिया में ववेला है, लोग काफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। तो उस शिक में बेसिकली वो जो इस नए कानून में उन्होंने बनाना चाह रहे हैं वो ये है कि उसमें वो किसी भी शख्स की नेशनैलिटी जो बरतानिया में नेशनैलिटी होल्डर है उसकी नेशनैलिटी विदाउट नोटिस जो है वो रिवोक कर सकते हैं। बरतानिया में जो नेशनैलिटी रिवोक करना ये इतना आसान नहीं था तो सही प्रोविजन मौजूद थी, नेशनैलिटी रिवोक की जा सकती थी, लेकिन वो नोटिस दे के और वेरी जो है ना डिफरेंट किस्म के सर्कमस्टांसिस में वो कर सकते थे। लेकिन अभी जो होम ऑफिस वो ला रहे हैं कानून, वो ये ला रहे हैं कि आप किसी को भी पब्लिक सेफ्टी के बुनियाद के ऊपर किसी की जो है वो विदाउट नोटिस रिवोक कर सकते हैं। अब ये इसमें जो सबसे बड़ा इशू जो वरिंग बात है हमारे लोगों के लिए यहाँ पे वो ये है कि जब नोटिस दिया जाता था पहले कि अगर किसी ने कुछ सीरियस क्राइम किया हो तो उसको नोटिस दिया जाता था कि हम आपकी जो है ना नेशनलिटी कैंसिल करने लगे हैं, उसके बाद उसको अपील का राइट दिया जाता था और एक प्रोसीजर के तहत वो गुजरते थे और उनको पता होता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब जो उन्होंने ये नई प्रोविजन जिसकी डाली है इस बिल के अंदर, उसके तहत वो किसी भी शख्स की नेशनैलिटी विदाउट नोटिस दिए कैंसिल कर सकते हैं और वो जो यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट जो हुकूमत कह रही है कि जी ये हम सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में यूज करेंगे, लेकिन वो हम सबको पता है कि जब वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर होगा तो हम किसी की भी नेशनैलिटी कैंसिल कर देंगे, तो हुकूमत जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके हाथ में एक ऐसा जो है वो टूल आ जाएगा कि वो किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल करेंगे। तो एंड पे उन्होंने सिर्फ यही कहना है कि पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से हमने किया है। तो इसके ऊपर लोगों में काफ़ी तशवीश है, काफ़ी सारे जो हैं लोग मुजाहरे कर रहे हैं, लॉ फर्म्स उसको चैलेंज कर रही हैं। 3 लाख लोगों ने पिटीशन की गवर्नमेंट को कि ये बिल पास ना करें, लेकिन गवर्नमेंट में उसका जो है जवाब वो दिया कि हम नहीं, हम ये जो है ना वो करेंगे। पार्लियामेंट में कॉमन से ये बिल पास हो गया है, इस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड में है उस स्टेज पे, और ये बिल जो है आगे चल के जो इमिग्रेंट्स हैं वो उनका ताल्लुक चाहे किसी भी मुल्क से है और स्पेशली वो इमिग्रेंट्स जो जैसे पाकिस्तान से हैं, हम ड्यूल नेशनल लोग हैं, तो ड्यूल नेशनल को ये बहुत इम्पैक्ट करेगा क्योंकि वो किसी भी बुनियाद के ऊपर आपकी नेशनैलिटी को कैंसिल करके आपको अपने मुल्क में भेज सकते हैं जहाँ से जिस दूसरे मुल्क की आपकी नेशनैलिटी थी या आप ले सकते हैं। तो इसके ऊपर इस वक्त बरतानिया में इमिग्रेशन के हवाले से बहुत जो है ना वो शोर मचा हुआ है और काफ़ी लोग वरिंग हैं इस सिलसिले में। मैं चलती हूँ, बहुत शुक्रिया। दोबारा आऊंगी आपके पास, इजाज शाइक साहब के पास चलूंगी, उनके पास सवालात हैं तो फिर मैं दोबारा आऊंगी, खावर रियाज कादरी के पास आऊंगी तो उनसे बात करूंगी। जी इजाज साहब। जी बहुत शुक्रिया राबिया। मैं आगाज तो हमद अली खुर्रम साहब से ही करूंगा, और जिस तरह से आपने नेशनलिटी के हवाले से बताया, और यहाँ लोग इसके अलावा भी बहुत सारे जो नए कवानीन आए हैं उस हवाले से अगर आप हमें बता सकें कि वो नए कवानीन एक नेशनलिटी मनसूखी के अलावा भी, यानी यहाँ जो लोग यूरोप से हैं, मसलन कोई पुर्तगाल से आया हुआ है, कोई स्पेन से आया हुआ है, कोई इटली से आया हुआ है, उन लोगों के ये खदशात हैं कि अब हमारे साथ जो है वो, यानी बात ऐसे लोग थे कि जो अभी 5 साल पूरे होने के बाद उनकी सेटलमेंट स्कीम जो उसमें हुए थे, तो उनके लोगों के अंदर ये खौफ पाया जा रहा है कि पता नहीं शायद नए कवानीन की वजह से हमें सेटल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो ब्रेग्जिट के हवाले से कानून है जाज भाई वो वेरी क्लियर हैं। उन्होंने एक सर्टेन पीरियड बनाया था कि जो लोग 31 दिसंबर
2020 से पहले यूके में इंटर हो जाएंगे वो और यहाँ पे वो उनकी जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा, उन लोगों को प्री सेटल स्टेटस दे दिया जाएगा और 5 साल के बाद उनको सेटल स्टेटस दे दिया जाएगा। अब जो लोग यहाँ 31 दिसंबर 2020 से पहले दाखिल हो गए हैं, उनके सिलसिले में कानून जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है कि उन लोगों की प्री सेटल हो गई है, उन लोगों को सेटल स्टेटस भी मिलेगा और उनके कोई राइट्स जो है ना वो उनको कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं। हाँ, एक बात है कि जो क्लोज फैमिली मेंबर थे, जैसे पेरेंट्स थे आपके और पार्टनर थे, वो जो जून 2021 से 22 से पहले जो लोग आ रहे थे उनके ऊपर उनकी जो वो काफी उन्होंने रिलैक्स किया हुआ था कि सिर्फ आप जो है ना वो रिलेशनशिप प्रूव करें और उस बेस के ऊपर वो आ सकते थे। अब जून 2022 के बाद उन्होंने वो थोड़ा सा चेंज कर दिया और अब जो है डिपेंडेंसी जो है वो कंटिन्यूस डिपेंडेंसी मांग रहे हैं, जिसकी बेसिकली आपको साबित करना होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके जो स्पाउस है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कंटिन्यूसली डिपेंड करते हैं, जिसके आपने मनी ट्रांसफर रसीद को प्रूव करना होगा, हर महीने की मनी ट्रांसफर रसीद को प्रूव करना होगा। जब तक आप ये साबित नहीं कर सकेंगे कि ये कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है बंदा, मेरी पेरेंट्स या मेरे जो बीवी है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होगी, तो वो नहीं आ सकेंगे, उनको वीजे नहीं दे रहे हैं, ये रिफ्यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर लोगों में काफी तशवीश है क्योंकि ये साबित करना डिपेंडेंसी जो है वो, स्पेशली जब वो इस तरह की चीजें मांगते हैं कि पानी का बिल दें पाकिस्तान से, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, कौन देता है, तो हमारे वहाँ लोग देही इलाकों में रहते हैं तो उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो साबित करें जी कि किस तरह से वो वहाँ पे जो है ना वो अखराजात जो हैं उनके हैं और वो यहाँ से मीट हो रहे हैं। तो ये इस हवाले से है पूछ रहे हैं, इसको भी ऐड कर लें। हमारे नाजरीन में से एक पूछ रहे हैं कि अगर फर्ज किया अब इस ब्रेग्जिट के बाद स्पेन से, इटली से, जर्मनी से कोई हमारा जो पाकिस्तानी यानी नेशनलिटी होल्डर अगर वो यूके में आके बिजनेस करना चाहे या वो वहां रहना चाहे तो उसके लिए क्या होगा, यानी अब वो रह सकता है यूके में? देखिए, अब जो है ना 31 दिसंबर 2020 के बाद जो लोग यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर यूके में आएंगे वो सिर्फ 3 माह के लिए विजिट के लिए इंटर हो सकते हैं। 3 माह उनके लिए वीजा फ्री वो इंटर हो सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ काम उनको अलाउड नहीं है, अगर वो काम करना चाहेंगे तो उनको फिर वर्क परमिट रूट पे जाना पड़ेगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर वो करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर वीजे हैं। इसी तरह अगर उनको कोई काम जॉब कंपनी ऑफर करती है तो वो वर्क वीजे पे आ सकते हैं। यूरोपियन कानून का आप वो फायदा नहीं उठा सकते, अब उसके मुताबिक वो यहाँ आके रह के काम नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। इजाज साहब थोड़ा सा नोट कर लें, पीछे बैक जो आवाज दोबारा वापस आ रही है, लोगों को जो है सही आवाज नहीं आ रही, तो कह रहे हैं बैक जो उसकी वो है साउंड है वो बंद करें। जी वो आप जिनसे सवाल ना पूछा जाए वो अगर आप अपना माइक बंद कर लें दौरान गुफ्तगू तो फिर बैक पे नहीं आएगी। जुबैर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, पिछले दिनों जर्मनी में बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तानी जो इस तरफ से थे वो डिपोर्ट किए जा रहे थे और उस पर बड़ा रोला पड़ा हुआ था कि लोगों को, और आगे पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उसी तरह से वो नहीं हो रही थी। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये क्या कानून है और जो फर्ज किया जो लोग पेपर्स के बगैर हैं उनके साथ अब क्या होगा, जर्मनी के अंदर क्या सूरत हाल होगी? जी बिल्कुल। ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी 2015-2016 में, जैसे कि मैं बता रहा था, जब हमारे ज़्यादा पाकिस्तानी नेशनल्स भी जर्मनी एंटर हो गए। तब चल रहे थे कि असाइलम सीकर्स आ रहे थे सीरिया के भी, इराक से, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ से। तो साथ में पाकिस्तानी जो हम हैं उनको उनका जो रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है, जो कि असाइलम केस पास होता है, उनकी रेशो बहुत कम है। उसमें यही है कि जिनको वाकई ही प्रॉब्लम हो, जिनको उधर थ्रेट्स हो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कि पाकिस्तान में वो रह ही ना सके, तो आप कर लें, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक तकरीबन 90% जो पाकिस्तानी नेशनल्स होते हैं उनका असाइलम केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन के बाद ये होता है कि वो कहते हैं कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें, जो लीगली, नहीं तो हम डिपोर्ट भी आपको कर सकती हैं। तो मेन इशू पहले होता था कि आइडेंटिटी नहीं थी क्लियर होती, जो लोग आते थे वो अपने पासपोर्ट नहीं थे देते, वो अपने आईडी क्लियर नहीं थे करते, बाज का किसी गलत नाम पे, किसी गलत डेट ऑफ बर्थ पे इधर अपना असाइलम केस करवा लेते थे।
तो जर्मनी और पाकिस्तान के दरमियान, दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि जितने भी लोग इधर हैं उनको पाकिस्तान वेरीफाई करेगा। अगर उनके हुए लोग उनके नेशनल हुए तो वो उनको वापस लेने के पाबंद होंगे। फिर डिपोर्टेशन प्रोसेस जो है वो स्मूथली इनके लिए जा सकता है। तो ऐसा ही हुआ कि ये लीगल माइग्रेशन को क्योंकि प्रमोट करना चाह रही थी गवर्नमेंट, पाकिस्तान को भी यही कहा था कि लीगल माइग्रेशन को हम सपोर्ट करेंगे और प्रमोट भी करेंगे, लेकिन जो इलीगल माइग्रेशन हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की मदद की जरूरत है। तो इस तरह होता है कि जब इधर असाइलम केस नेगेटिव होते हैं, इधर की जो होम ऑफिस है, इमिग्रेशन ऑफिसर्स, वो टाइम देती हैं कि आप अपना पासपोर्ट हमें सबमिट करवाएं। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप हमारा कंट्री जो है लीव कर दें, या दूसरी ऑप्शन होगी कि हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो वो टाइम देते हैं तकरीबन 1 साल का। बार बार उनको यही कहते हैं कि आप पासपोर्ट हमें दें, आप हमें टिकट ला के दें, हम आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करती हैं। इस तरह के भी ये चीज अट्रैक्टिव करने के लिए कि हम आपको ना सिर्फ टिकट लेके देंगे बल्कि आप पाकिस्तान जाएं, आपको हम उधर भी फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे ताकि आप उधर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस चला सके और उधर अपना गुजारा कर सके। लेकिन ज्यादातर इस तरह नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि हमारे लोग यही कहते हैं कि हमने खुद वापस नहीं जाना। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उनके फिंगरप्रिंट्स दिए जाती हैं नादरा को, नादरा के थ्रू उनको फिर पेपर्स मिलती हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलती हैं नादरा से, और इधर की जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उधर से जब डॉक्यूमेंट्स मिल जाती हैं फिर वो अपनी डिपोर्टेशन ऑर्गेनाइज करने शुरू हो जाते हैं। तो जब कोरोना शुरू हुआ था 2020 मार्च में, जब पूरी दुनिया पे लॉकडाउन लगा हुआ था, जब कोई भी फ्लाइट भी नहीं थी चल रही, तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जहां पे जर्मन गवर्नमेंट डिपोर्टेशन अपनी स्टार्ट कर रहा था। फिर भी लोग पाकिस्तान डिपोर्ट हो रहे थे। उसके उन्होंने उस चीज के 2 रीजंस थे। एक तो नए असाइलम सीकर्स एंटर नहीं थे हो रहे क्योंकि बॉर्डर्स बंद थे। तो जो भी ये ऑफिसर्स हैं इधर, उनको कहते हैं बम्स के नाम से, बुंदेसलांड फेडरल ऑफिस फॉर माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज, उनका जितना भी अमला था पूरे जर्मनी में, जितने भी उनके ऑफिसर्स थे, वो उनका फोकस था, उनको ऊपर से ऑर्डर मिले हुए थे कि अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपके पास अभी काम नहीं है, दूसरा आपके पास काफी टाइम है, आप अभी डिपोर्टेशन पे फोकस रखिए। जो लोग इधर पहले जिनका नेगेटिव असाइलम केस हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, आप उनकी डिपोर्टेशन की तैयारी करें, मैनेजमेंट करें, ऑर्गेनाइज करें। ऐसे ही हुआ कि हर माह 2020 से लेके मार्च से लेके अभी तक हर माह मिनिमम एक फ्लाइट जा रही है जिसमें काफी लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। अभी रिसेंटली लास्ट इसका यानी इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सेटल कोई नहीं हो सकता जिसका असाइलम कैंसिल हो गया या कोई इस तरह का, उसको डिपोर्ट नहीं, कैंसिल अगर हो गया तो उसमें 2018 में इन्होंने 2 नए लॉज पास किए थे। उसमें ये आ जाता है कि एक था 2.5 ईयर की वो देते थे ऐसे कि प्री रेजिडेंस परमिट, उसके साथ ट्रेवल नहीं कर सकता बंदा लेकिन डिपोर्टेशन स्टॉप हो जाती है। और उसके साथ अगर 1.5 साल हो गया हो, उससे पहले काम किए हुए, आईडी क्लियर हो, तो वो 2.5 ईयर का वो प्री रेजिडेंस परमिट दे देते हैं, जिसके साथ आप 2.5 ईयर्स आगे अपना काम जारी रखें। फुल टाइम काम होना चाहिए, गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले। वो 2.5 साल के बाद अगर इसी तरह मजीद चलता रहे, 2.5 साल के बाद रेजिडेंस परमिट दे देते हैं और उससे बंदा सेटल हो सकता है। दूसरा ये है ऑप्शन ये आप वोकेशनल और फिर मैं ट्रेनिंग आपकी तरफ आता हूँ इंशाल्लाह। जी हवर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। अच्छा, हमारे यहाँ जो इमिग्रेंट्स है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका एक अभी दुरुस्त मालूमात उस तरह से हुई नहीं है कि जो बहुत सारे लोगों के ये सवालात हैं कि हम पाकिस्तान जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जो कानून नए नाफज किए गए हैं कि मोबाइल अगर अपना पर्सनल भी हो उस पर भी टैक्स लगेगा, और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से बाहर से आती है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो इस हवाले से क्या कानून है, कोई रद्द-बदल की गई है, कोई ओवरसीज के छूट दी गई है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है आपके पास?
सर इजाज भाई, मुझसे आपने कुछ पूछा? नहीं, ये खावर साहब जो है इसको डील करते हैं। जी मेरी आवाज क्लियर है? जी। दो तरह के इसमें कवानीन है। एक इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स लॉज जो है वो दैट इज रिलेटेड टू द इनकम। ये सिर्फ इनकम पे है। इसमें इनफैक्ट जो हमारे एयरपोर्ट पे जो चीज़ होती है वो कस्टम वाले ज़्यादा उसको देखते हैं। और कस्टम के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जितने भी हैं या इस तरह की डिवाइसेस जो भी हैं, ये सारी कस्टम के अंदर आती हैं। तो कस्टम लॉज में उनका अपना शेड्यूल होता है। उसमें वो जो चीज़ें एग्जाम्प्ट होती हैं वो उन्हें जानने देते हैं, जो चीज़ें एग्जाम्प्ट नहीं होती। और मोबाइल के हवाले से जो है ये तो पाकिस्तान में चल रहा है कि 2 महीने तक आप उसे फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं। 2 माह के बाद जो है फिर आपको उसके लिए बाकायदा जो है टैक्स पे करके तो ओपन करवाना पड़ता है। तो मोबाइल की हद तक ये चीज़ है। अदरवाइज 2 माह बाद जो है वो मोबाइल जो है वो बंद हो जाता है, या उसको जो कंट्री कोड है वो उसका इशू आ जाता है। मैं जाज साहब जी इधर से ही शुरू करूंगी ये सवाल जी खावर साहब से इधर इधर से से शुरू। जी 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 आप शुरू करें। मैंने एक सवाल ये है कि बैरूने मुल्क जो है वो जाने वाले हमारे पास जो काफी जो बैरूने मुल्क के जो लोग हैं और वो ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि बैरूने मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए क्या क्या जराइम हो सकते हैं और कौन कौन से जरिए से मुतासरा शख्स की दाद रसी हो सकती है, इनकी सजाएं क्या क्या हैं। खावर याज कादरी साहब आप प्लीज इसका बताएं। जी अमूमन पाकिस्तान में जो देखने में आया है कि अक्सर ऐसे लोग जो अनअथराइज होते हैं, एजेंट नहीं होते, और उनके पास कोई परमानेंट सोर्स नहीं होता आगे, वो अपने आप को एजेंट शो करके मासूम और भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में माशी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से लोग मुआश की तलाश में बैरून मुल्क के लिए जहाँ जहाँ पे चांस मिले वो निकलने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर उनके साथ जो चीटिंग होती है वो ये होती है कि उन्हें वर्क वीजे का बताया जाता है, लेकिन आगे विजिट वीजे पे भेजते हैं। और जाहिर है विजिट वीजा 1 महीने या 2 महीने का होता है और उसके बाद वो इलीगल हो जाते हैं। तो उस पे फिर उन्हें जाहिर है इलीगल वहां पे रहना पड़ता है, जिससे उन्हें फिर डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्ट होके जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो फिर पाकिस्तान में आगे जाहिर है इमिग्रेशन वाले मौजूद होते हैं। इमिग्रेशन को डील करती है यहाँ पे एफआईए वाले, फिर उनको अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर या तो डिपोटी पे भी एफआईआर हो जाती है, और अगर डिपोटी पे ना हो तो फिर मालूमात लेके जो भेजने वाला है उस पे एफआईआर हो जाती है। तो इसमें इमिग्रेशन एक्ट और पासपोर्ट एक्ट दो जो है वो लॉज जो है वो हरकत में आते हैं। इमिग्रेशन एक्ट, पासपोर्ट एक्ट तो सिर्फ डील करता है जहाँ पे पासपोर्ट जाली बना हो या किसी शख्स का पासपोर्ट जो है वो मिस यूज किया जाए। यानी मेरे नाम का पासपोर्ट है तो मेरे नाम पे कोई बंदा और ट्रैवल करे, तो पासपोर्ट एक्ट एक्ट वहां पे हरकत में आता है। और साथ ही जब जाली पासपोर्ट होगा तो इस पे 420 हमारी जो सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड की, और 468 है, 467 है, 471 है, ये उसमें आ जाती है। और उसमें तकरीबन सजाएं जो है वो मैक्सिमम 7 ईयर्स तक सजा है। और इसी तरह इमिग्रेशन लॉज जो है उसमें सेक्शन 17 है इमिग्रेशन एक्ट की, कि कोई शख्स जो है वो किसी को इलीगल तरीके से बैरून मुल्क भेजे, जैसे कि वो अथराइज नहीं है, वो तरीकाकार अथराइज नहीं है और इलीगल तरीके से भेजे, तो इसकी सज़ा 7 साल है। और इसी के साथ एक सेक्शन जो है वो 22 है इमिग्रेशन एक्ट की, कि जो कोई बंदा किसी को इलीगल तरीके से बैरून मुल्क भेजे, अनअथराइज पर्सन, और उसके लिए जो है वो सज़ा है 14 साल सज़ा है। और जो बंदा इलीगल तरीके से किसी से रकम वसूल करे, खुद को एजेंट जाहिर करके रकम वसूल करे, तो इस पे सेक्शन 22 अप्लाई होगी। अमूमन 17 और 22 जो है ये इकट्ठी लगती हैं। और इसमें जो कॉम्पिटेंट इदारा है
जो एग्रीव्ड पर्सन होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं FIA में। और FIA वाले बाकायदा फिर उस पे पासपोर्ट को चेक करेंगे, उस एजेंट को चेक करेंगे, एजेंट की जो है वो वैलिडिटी चेक करेंगे, उसके पास लाइसेंस है नहीं है, अनऑथराइज पर्सन है, तो फिर जो एजेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और अमूमन मैंने ये देखा है जी जी, वीजे का बता बात के करें। जी जी। भेजता है, आते हैं वो बेचारे जो है वो रिज्यू नहीं करते कानूनी कार्रवाई के लिए। FIA में रिज्यू करें और अपनी एक कंप्लेन फाइल करें कि उनके साथ ये धोखा हुआ है और एक अनऑथराइज पर्सन ने उनको चीटिंग करके बैरून मुल्क भेजा है। तो FIA इस पे जो ये जो 2 मैंने सेक्शंस बताई हैं आपको, इसके तहत FIR दर्ज करेंगे और फिर उस बंदे को अरेस्ट करेंगे। और जब लोग अरेस्ट होते हैं तो कंपनसेट भी कर देते हैं। जाहिर है हमारे जो लोग होते हैं मजदूरी के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, तो यहाँ से कोई अपने घर का जेवर बेचता है, कोई जमीन बेचता है, कोई कर्ज लेता है, कोई अपना कुछ ना कुछ सेल करके जाता है। तो बड़ी जो है वो मुश्किल से लोग पैसे अरेंज करके तो जाते हैं। उनके लिए बाद में रेमेडी नहीं होती, होती है लेकिन वो अवेल यानी नहीं करते। इसकी सजा 7-7 साल जो आपने बताई है, इसकी सजा ये है? जी मैक्सिमम 14 साल है। और FIA में कंप्लेन फाइल की जा सकती है और उस पे दादरसी भी होती है। जाहिर है जब केस दर्ज हो जाता है, बंदे अरेस्ट होते हैं, तो फिर वो कंपनसेट भी करते हैं। चले जी हावर भाई, आपकी तरफ मैं आऊंगी, आपका सवाल हो गया, मैं जुबैर साहब के पास आऊंगी। इनका सवाल है कि जो मेरे इधर जर्मन में जो लोग रह रहे हैं वो काफी, मुझे कल जो है वो आपने उन लोगों ने कहा है कि जुबैर साहब से ये सवाल पूछना है, क्योंकि हम लोग साइलम पे होते हैं जो इधर जर्मन में जिसको अजील कहते हैं। तो ये लोग जो इधर होते हैं वो कहते हैं कि बैरून मुल्क में जब पाकिस्तान इस मुल्क में फर्ज किया पाकिस्तानी यहाँ है, तो वो बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं और वो अपना पासपोर्ट और शनाती सियासी पनाह पे हैं, और पासपोर्ट और शनाती कार्ड जो है ये खास तौर पे नवीद साहब जो है वो सुन भी रहे हैं। उन्होंने भी ये सवाल बड़े उससे किया था कि, और कहा था खुदा के लिए ये बताएं, बहुत बड़े मुश्किलात में लोग। तो पासपोर्ट या शनाती कार्ड जब वो बनवाते हैं तो उसकी जब वो इंक्वायरी जाती है पाकिस्तान में, जुबैर साहब आपसे सवाल है, तो जी जी वो इंक्वायरी करवाने के लिए पाकिस्तानी कवानीन में मतलब में कोई कानून है, कौन सा कानून है, या सिर्फ अफसर के लिए स्वाबदीदा है, या वैसे प्रोटोकॉल है जिसके अफसरान चाहे इंक्वायरी करे जिसकी चाहे ना करे? क्योंकि स्पेन के लिए उन्होंने कहा है कि स्पेन के अलावा बाकी इस हवाले से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने जो सवाल किया है। बिल्कुल। इसमें यह है कि जब कोई पाकिस्तानी नेशनल होता है तो उसमें उसका स्टेटस यही है कि नेगेटिव उसका असाइलम केस आ चुका है, वो कॉन्सुलेट या एम्बेसी जाता है अपनी पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, तो उस वक्त उसकी इंक्वायरी जाती है। ये हर उन लोगों के लिए है जर्मनी में रहने वाले जो सियासी पनाह गुज़ीन हैं, जिनके पास असाइलम का नेगेटिव आ गया या फिर उनका अभी केस चल रहा है। लेकिन इसमें यह है कि इसमें पाकिस्तान का लॉ एप्लीकेबल होता है। उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जो जर्मनी में स्टे कर रहे हैं उनकी पहले वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और पहले तो ये होता था कि एम्बेसी में भी काफी टाइम लगता था, अभी थोड़ा सा उन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया। जैसे कि कोई इधर एम्बेसी बर्लिन में जाएगा अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए और उसके पास उसे कहते हैं डुलडोंग के मतलब वो इधर स्टे कर सकता है जितनी देर तक उसका पासपोर्ट नहीं बन के आता। अगर सिर्फ उसके पास वो डुलडोंग है, कोई रेजिडेंस परमिट नहीं, तो वो उसकी इंक्वायरी की जाएगी पाकिस्तान से कि ये वाकई ही पाकिस्तानी है या नहीं। और फिर उसके जो मुतलका DPO ऑफिस है उधर से इंक्वायरी होके फिर वापस आती है। और इसमें पहले 7-8 माह लग जाते थे। अभी प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट भी उन्होंने किया और दूसरा कंप्यूटराइज कर दिया। जो टाइम पहले इधर से इंक्वायरी की पोस्ट करने को लगता था, अभी वो कंप्यूटराइज्ड इधर से डायरेक्ट DPO ऑफिस हो जाता है, तो तकरीबन 4 हफ्ते में उनके इंक्वायरी उधर से कंप्लीट हो जाती है। उसमें यह है कि जर्मन लॉ का कोई लेना देना नहीं, उसमें पाकिस्तान का लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये एक फॉरेन अफेयर पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि जो भी जर्मनी में रह रहे हैं उनकी आप पासपोर्ट इशू करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो कि पासपोर्ट इशू करती है, उनकी ऑर्डर है कि जो भी इधर से पासपोर्ट अप्लाई करेगा जर्मनी से जिसके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है, वो पहले उसकी इंक्वायरी होगी। अच्छा, यानी इसका आपके जो कहने का मतलब है कि ये सब के लिए एक वो कहती हैं कि स्पेन के अलावा बाकी सब के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है, यानी उसमें कोई एक
आम यानी हर बंदे के लिए है, ये नहीं है कि ये खास है, ये आम है, या हर बंदे के लिए वहां इसका जर्मनी में नहीं है। पाकिस्तान में वो कह रहे हैं बिल्कुल जो इंक्वायरी करते हैं। जी बिल्कुल, जो जर्मनी में लोग रह रहे हैं जिनके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है और पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, उस हर एक बंदे की इंक्वायरी होगी। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में मैंने भी सुना है कि नहीं है, जैसे कि इटली में नहीं है, कोई इस तरह के फ्रांस में, कि कोई पुर्तगाल में नहीं है, कुछ इस तरह के ममालिक हैं जहां इंक्वायरी नहीं भेजी जाती पाकिस्तान, उधर फौरन से ले लिया जाती एप्लीकेशन, पासपोर्ट इशू करने की एप्लीकेशन लेके 4 हफ्ते में पासपोर्ट बन जाता है। लेकिन जर्मनी के लिए ये है कि हर बंदे की जिसके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है, पहले उसकी वेरिफिकेशन होगी पाकिस्तान से। आपके पास दोबारा आएंगे, मैं मलक साहब के पास आती हूँ। मलक साहब, आपके लिए सवाल जो है, ये 3 सवाल जो मुझे आए थे, तो आपके लिए एक और सवाल जो है स्टूडेंट के हवाले से, और ये जो फैमिली वहां रहती हैं और वो भेजती हैं उनको वीजा भेजती हैं, कहती हैं आप आए, तो ये 2 जो चीजें स्टूडेंट के लिए, कि वहां एक स्टूडेंट के लिए, एक बच्चे ने कहा था कि हम जब वहां जाते हैं, बर्तानिया में जाते हैं, तो वहां स्टूडेंट को टिकने नहीं देते हैं। अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो 2 साल के बाद वो वापस हो जाता है, जिस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो आपके पास, आप कानूनी तौर पे आपको पता होगा इसके लिए क्या है, और जो वीजा जो दिया जाता है विजिट वीजे के लिए, उसके लिए अब जो नए कवानीन आए हैं उनमें क्या क्या आपके ख्याल में मतलब मुमासलत इनमें पाई जाती है? ठीक है, गलत है, क्या है, ये सही कह रहे हैं लोग या वैसे ये अफवाह ही है? मलक साहब कौन सी आप करिए? सॉरी, ये बर्तानिया से हमद अली खुर्रम साहब। जी खुर्रम साहब, सॉरी मलक साहब कह रही हैं। जी खुर्रम साहब, आपसे सवाल है। जी थैंक यू। अच्छा, ये जो है ना, अभी इस वक्त जो बर्तानिया में बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। पीछे अगर यहाँ से 2-3 साल पहले देखें तो लास्ट 5-6-7 ईयर्स बरतानवी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि स्टूडेंट वीज़े ये बहुत कम दे रहे थे, लोग नहीं आ रहे थे, स्टूडेंट नहीं आ रहे थे। फिर जो स्टूडेंट आते थे उनको वर्क अलाउड नहीं हो रहा था, और सडनली हमने देखा कि एकदम से अभी जो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आना शुरू हो गए हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, इंडिया से और मुल्कों से भी आना शुरू हो गए हैं। उसके पीछे ये है कि जो बरतानवी हुकूमत है, इनको एहसास हुआ कि ये जो एजुकेशन थी, एजुकेशन बरतानिया के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, कि दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए यहाँ ख्वाहिश रखते थे, वो आते थे, पैसे खर्च करते थे, यूनिवर्सिटियों को फीसेस देते थे। तो इन्होंने अब जब देखा कि स्टूडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाना शुरू हो गए, कनाडा जाना शुरू हो गए, और दूसरे यूरोपीय मुल्कों में जाना शुरू हो गए, तो इनको अभी एहसास हुआ कि हमें जो है वो वीज़ा पॉलिसी में नरमी करनी पड़ेगी, ताकि जो बरतानिया का भी स्टूडेंट वापस बरतानिया में आए। तो इस सिलसिले में इन्होंने काफ़ी नरमी की, और एक तो ये कि स्टूडेंट को पिछले अरसे में इन्होंने बिल्कुल वर्क अलाउड नहीं कर रहे थे, तो वो इन्होंने वापस लाया। 20 घंटे नॉर्मली स्टूडेंट्स को देते हैं ये। उसके अलावा अगर रिसर्च प्रोग्राम में हो या डॉक्टरेट प्रोग्राम में हो तो उसको ज़्यादा भी अलाउ होता है, टर्म टाइम के अलावा ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी जो है वो स्टूडेंट वीज़ा में नरमी लाई है, जिसकी वजह से बेशुमार स्टूडेंट हर रोज़ यहाँ पे आप बरतानिया में आ रहे हैं। अब दूसरा जो आपका सवाल है कि उसके हवाले से वो यहाँ उसके बाद काम कर सकते हैं या नहीं, स्टूडेंट वीज़ा के आने के बाद, तो उस जो इतने ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि इन्होंने जो नई पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक जो स्टूडेंट है जब वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ये अलाउ कर रहे हैं आप। उसका तरीकाकार ये है कि जब आप अपना कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के ऊपर जब आप जाते हैं तो उसके बाद अगर उसके बाद आपको कोई कंपनी यहाँ की जिसके पास लाइसेंस हो होम ऑफिस से टू एम्प्लॉय वर्कर फ्रॉम आउटसाइड यूके, तो उन लोगों को वो अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप ऑफर कर देता है तो आपको यहीं से आपका वीज़ा जो है वो वर्क वीज़े पे कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक रूट दोबारा से जो पहले होता था फिर बंद कर दिया, अब फिर उन्होंने ओपन कर दिया है, जिसका फ़ायदा स्टूडेंट को होगा फ्यूचर में कि अगर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट है जो अपनी तालीम मुकम्मल करता है और उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े पे है और वो अप्लाई करता है किसी कंपनी में और कंपनी उसको जॉब ऑफर कर देती है, तो वो यहाँ पे सेटल हो सकता है वर्क वीज़े के ऊपर। और वर्क वीज़े के ऊपर आपको पता है कि अगर आप 5 साल तक रहें तो उसके बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाती है, नेशनैलिटी मिल जाती है। अच्छा, पहले तो ये नहीं था, अब ये हुआ है? नहीं, अब ये इन्होंने दोबारा किया है। बहुत पहले होता था, ठीक। फिर इन्होंने बीच में खत्म कर दिया था, अब फिर इन्होंने ये कर दिया है कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा स्टडी कंप्लीट करने पे। अगर आप स्टडी कंप्लीट नहीं करते तो फिर वो आप नहीं क्लेम कर सकते। अगर आप जिस कोर्स के लिए आए हैं वो कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया,
फिर आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। उस पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के दौरान अगर आपको कोई जॉब ऑफर हो जाती है तो आप जो है वो जॉब कर सकते हैं, आगे आपका वीज़ा वो कैरी ऑन रह सकता है। जो आपने तीसरी बात की पेरेंट्स के हवाले से, फैमिली विजिट, जी जी, तो विजिट वीज़े देखें, ये जो पेरेंट्स के वीज़े हैं, एल्डरली पेरेंट्स के वीज़े हैं, ये बरतानिया में ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है, बल्कि ये किसी के लिए भी जो ब्रिटिश सिटीजन होल्डर हैं वो भी अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते। एक विजिट पे बुला सकते हैं, इसके अलावा कोई लंबे अरसे के लिए नहीं बुला सकते। पहले एक कानून होता था बरतानिया में कि आप एल्डरली पेरेंट्स को परमानेंट वीजे पे भी बुला सकते थे, और बहुत सारे लोग इस तरह से आए। अभी भी वो रूट मौजूद है, लेकिन उन्होंने इतनी उसमें कॉम्प्लिकेशन कर दी है कि पिछले एक दफ़ा था कि शायद 3 साल में एक वीज़ा ग्रांट किया था एल्डरली पेरेंट्स को, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट की हैं कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जो स्टूडेंट हैं वो भी इसी तरह, जैसे यहाँ बरतानिया के शहरी हैं, वो भी इसी तरह सिर्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो विजिट वीजे पे आ सकते हैं। विजिट वीजे के अलावा वो 6 माह का जो है, या उसके बाद 2 साल का लगवा सकते हैं आप, या 5 ईयर का यानी पहले में और अब में कोई तरमीम नहीं है, वही जा रहा है जो पहले कानून था। विजिट वीजे के सिलसिले में कोई तरमीम नहीं है, स्टूडेंट वीजे में है, विजिट वीजे में कोई तरमीम नहीं है, वही है। बहुत शुक्रिया आपका इजाज साहब, आपकी तरफ चलती हूँ, आप पूछें सवाल तो फिर मैं जो है 1-2 पूछूंगी बाद में। जी जी, हमारा अब कंक्लूजन की तरफ ही जाएंगे, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब तकरीबन पूरा होने वाला है। मैं खुरम भाई आपसे ही आगाज़ करूंगा। मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान से भी, इंडिया मकबूजा कश्मीर से भी, वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि हमें वो थ्रू जो एजेंट वो अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि एक मीर साजिद साहब हैं वहाँ से मकबूजा कश्मीर से, वो कहते हैं कि मैंने ज़मीन अपनी बेच ली है, और ये जिस बंदे के थ्रू मैं बरतानिया आ रहा हूँ वो ये कह रहा है कि आप जाएंगे तो 2-3 साल के बाद आपका सेटलमेंट वहाँ हो जाएगा। तो इस हवाले से वो पूछ रहे हैं कि मुझे बताया जाए कि क्या मैं आऊँगा तो क्या मेरा वहाँ को सेटल स्टेटस बन सकता है कुछ अर्सा रहने के बाद। शुक्रिया जाज भाई, अच्छा कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि कल ही मेरे साथ भी एक बंदे की बात हुई, मेरे क्लाइंट आए मेरे पास, तो इसी तरह का एक इशू था कि एक बहुत, ये जो पिछले अरसे से जब ब्रेग्जिट हुआ तो बरतानिया में एक मसला जो बना, हमारे बहुत सारे लोग स्पेन से, जर्मनी से, यूरोप से, मुख्तलिफ मुल्कों से जो है वो बरतानिया में आए आबाद होने के लिए, और बहुत बड़ी तादाद आई। तो उसके साथ एक मसला ये बना, क्योंकि वो जो प्रोविजन आई थी कि वो अपने फैमिली मेंबर बुला सकते हैं पाकिस्तान से, तो बहुत से लोगों ने इसलिए भी इधर आगे के अपने फैमिली मेंबर्स को इधर लाएंगे, और लाए भी बहुत सारे लोग। लेकिन उसके साथ एक बात भी आई, और वो ये थी कि इसमें बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड भी किए, बहुत सारे लोगों ने इस कानून का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया, और बहुत बड़ी तादाद जो है वो एजेंट्स की इसमें जो है वो सामने आई, हमने नए एजेंट्स बन गए। यहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी या गवर्नमेंट की कि अगर आप इमिग्रेशन सलिसिटर नहीं है या OIC रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इमिग्रेशन की एडवाइस नहीं दे सकते, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन बहुत सारे हमारे लोगों ने यहाँ आके ट्रैवल एजेंसियां खोली, वो एजेंट बने, और ट्रैवल एजेंसी का तो कोई तल्लक इमिग्रेशन से नहीं था, लेकिन वो खुद ही यहाँ पे जो है वो इमिग्रेशन सलिसिटर एडवाइस बन बैठे। कल ही मेरे क्लाइंट ने मुझे आके मुझे एक अपील दी, कहा कि मेरी सलिसिटर ने अपील की थी तो मुझे अब पता नहीं लग रहा कि अपील कहाँ है। तो मैंने देखा, मैंने कहा अपील, तो वो उन्होंने कहा जी कि अपील आपकी रिफ्यूज हो गई है, हियरिंग पे जाने की जरूरत नहीं थी। तो हम गए भी नहीं। जब मैंने वो देखा, मैंने कहा यार ये तो अगर आप हियरिंग पे जाते तो आप 100% ये केस जीत जाते, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग केस था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सा सलिसिटर, तो जिस बंदे का उन्होंने नाम लिया वो मुझे भी पता है, मैं जाती तौर पे जानता था कि वो बंदा तो उसकी ट्रैवल एजेंसी है, इसके अलावा तो वो सलिसिटर तो है ही नहीं। सो इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं हमारे, वो गलत लोगों के हाथों में फंस रहे हैं, एजेंट्स के हाथ में फंस रहे हैं। जैसे अभी आप बता रहे हैं, इस तरह की कोई शॉर्टकट प्रोविजंस होती ही नहीं है यहाँ की इमिग्रेशन में। इन्वेस्टमेंट वीजे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, वो आपको वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा मिलता है, कोई इस तरह का और कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आपको जो है ना शॉर्ट टर्म पैसे दे के कोई ऐसा वीज़ा मिल जाए जिसमें आपको जो है ना सेटलमेट मिल जाए, नेशनैलिटी मिल जाए। तो इस तरह के कोई चीज़ों को मैं नाज़रीन को भी आपको कहूँगा कि प्रॉपर इंक्वायरी करके तो अपने पैसे ये ना लगाएं, ये इसको भी थोड़ा सा आप कर लें जाए। आमिर साहब के, लोग कहते हैं कि वहाँ आके असाइलम अप्लाई कर लें तो असाइलम हो जाए तो फिर बाद में नेशनलिटी मिल जाएगी, और ये इस तरह का कुछ तरीका है
या ऐसे ही एजेंट ये लोग कह रहे हैं? देखें, आगे मेरे भाई ने जर्मनी से एक बात की थी शायद कि 90% पाकिस्तानी जो है वो जब असाइलम अप्लाई करते हैं तो वो रिफ्यूज हो जाता है। तो यही सूरत हाल बरतानिया में भी है। देखें, इस वक्त जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं, चाहे बरतानिया है, जो भी हैं, ये अभी अगर आज की बात करें आप, तो सबसे ज्यादा असाइलम अफगानियों को मिल रहा है, अफगानी नेशनलिटी के लोगों को मिल रहा है। इससे पहले सीरियन को मिल रहा था। ठीक है, जो वार जोन है उधर से जो लोग आते हैं असाइलम ज्यादा उनको मिलता है। अब जो हमारे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जो अनलेस कि उनके पास कोई ऑथेंटिक सबूत ना हो कि उनको पॉलिटिकल असाइलम की जरूरत है या उनको कोई थ्रेट है, प्रोसिक्यूशन की थ्रेट है बैक होम, तो फिर उनको उनका केस कंसिडर होता है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है तो असाइलम के केसेस अक्सर रिफ्यूज होते हैं। अगर आपके एवरेज निकालें तो 100 में से 90 केसेस रिफ्यूज ही हो जाते हैं। 10% केसेस, वो जो जेन्युइन केसेस होते हैं, जिनके बैकअप में जो है ना वो एविडेंस मौजूद होता है, वही केसेस होते हैं। इसलिए वहां पे एजेंट जो है लोगों को ये क्या कर देते हैं कि आपको हम विजिट वीजे पे किसी तरह से वहां ले जाते हैं, असाइलम अप्लाई करना, आपका वीजा हो जाएगा। तो वो बेचारे फिर कई सारी जिंदगी अगर आ भी जाते हैं, इस तरह के किसी काम में पड़ भी जाते हैं, तो फिर वो सारी जिंदगी बेचारी उनकी जो है ना आधी जिंदगी इसी तरह खराब हो जाती है। तो लोगों से गुजारिश है कि आप आपके नाजरीन से स्पेशली कि इस तरह के अपनी जमा पूंजी लगा के इस तरह के किसी चक्कर में ना फंसें। अगर अथेंटिक कोई आपको इमिग्रेशन में किसी भी मुल्क में अगर कोई आप जाना चाहते हैं वहाँ, तो अगर कोई अथेंटिक आपको इमिग्रेशन एडवाइस मिलती है तो उसके मुताबिक ही करें। बाद में फिर पछताने का फायदा नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी। खबर साहब मैं आपसे करूंगा और फिर बाबर साहब से फिर ओवर टू राबिया हो जाएगा। खबर साहब, मेरा अपना जाती जो एक मेरे साथ हुआ और इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं उनके साथ हुआ। आपको आवाज आ रही है? स्टक हो गई नहीं खबर साहब? मेरे ख्याल में उनका माइक खबर साहब आवाज आ रही है आपको? नहीं, बंद हो गई। बाबर साहब आप थोड़ा सा बताएं जी कि जो जिस तरह से पुर्तगाल में या स्पेन में है, एक अरसा 3 साल अगर वहाँ कोई रहता है स्पेन में, तो एक उनका एक कानून है राइगो, उसके तहत वो रेजिडेंट कार्ड फैस जो है अप्लाई कर सकता है और लोगों के अक्सर हो भी जाते हैं। पुर्तगाल में तो खैर वो नेशनल इमिग्रेशन वो ओपन है, उसमें तो हो जाता है। जर्मनी में वो कोई इस तरह से है टाइम ड्यूरेशन के कोई अरसा वहाँ रहे तो जर्मन कानून उसको अलाउ करता है कि वो लीगली अप्लाई कर सके? बस ये उनके लिए था जो 2018 से पहले एंटर हुए हैं और जिन्होंने असाइलम सीख की है। वैसे जर्मनी में काफी लोग आ रहे हैं वर्क वीजे पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे, स्टडी वीजे पे। ये चीजें लीगल माइग्रेशन जो कि वीजा लेके एम्बेसी या कॉन्सुलेट से, तो वो ओपन है, उसमें कोई इस तरह का नहीं पाबंदी। और ब्लू कार्ड होल्डर, ब्लू कार्ड एक इधर लॉ है यूरोप का कि जिसके पास कोई हाई क्वालिफाइड जॉब हो जिसकी मिनिमम पे जो है 50,000 प्लस हो ईयरली, तो उनको वो ब्लू कार्ड दे देते हैं और पीआर उनके लिए फिर आसानी से मिल जाता है आफ्टर 21 मंथ्स, अगर उसके पास B1 का लैंग्वेज कोर्स है। तो इस तरह की लीगल माइग्रेशन में काफी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जो इलीगल आके असाइलम करवाते हैं उनके लिए जो 2018 से पहले आ गए हैं उनके लिए तो 2-3 ऑप्शंस हैं। लेकिन जो अभी आ रही हैं या 2018 के बाद जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया, उनके लिए इस तरह की कोई ओपन माइग्रेशन नहीं है, इमिग्रेशन नहीं है कि कहीं जैसे कि पुर्तगाल में या इटली में कभी कभी इमिग्रेशन खुलती है। इस तरह का सिस्टम इधर का लॉ ही नहीं इजाजत देता। जी खबर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हमारे साथ जो और बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं उनके साथ हुआ है कि बाज़ लोग वो कहते हैं जी हमारे पास वीज़े आए हुए हैं, बैरून मुल्क सऊदी अरब के आ रहे हैं, कतर के आए हुए हैं, और उन्होंने बाकायदा वो दिखाते भी हैं कि इस कंपनी के, लेकिन पैसे लेके सारा कुछ करके तो वो बंदा ऊपर नीचे हो जाता है और पता ही कोई नहीं चलता। ये हमारे साथ इधर एक दोस्त है, उनका 30 लाख वो ले गया। मेरे साथ खुद जो मैंने लोगों को एडवाइस की है कि यार ये बंदे के पास आया हुआ है और वो कस्में उठा रहा था कि मैं तो गरीब लोगों की मदद के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन पैसे लेके वो ऊपर नीचे हो गया। तो इसमें क्या कानून है? किधर लोग जाके वो करें? शिकायत किसके पास करें? क्या आप लोगों को गाइडेंस देंगे? जी सर, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा इदारा है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये बहुत मजबूत इदारा है
और बड़े सक्सेसफुल केसेस होते हैं इनके पास, जिनमें सजाएं भी होती हैं। अमूमन जैसे मैंने आपसे अर्ज की थी कि वीजे जो है, फर्ज करें वो कहते हैं कि सऊदी अरब के हमारे पास 100 वीजे हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं। तो इनका ये होता है कि वो वीजे ही लगवाते ही जाली है, वो सिर्फ शो जो कर रहे होते हैं, वो वर्क वीजा शो कर रहे होते हैं। इनफैक्ट वो वीजा जो लगा होता है वो होता है विजिट वीजा। तो यहाँ से ही लोग रिसीव होते हैं। तो फोरम जो है वो इनके पास FIA का ही फोरम है वहाँ पे। लेकिन ये कंप्लेन जो फाइल आती है वो सिर्फ पाकिस्तान में अगर वो एजेंट मौजूद है तो तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो पाकिस्तान से बाहर है और ऑनलाइन सारा काम करके पाकिस्तान से ट्रैप कर रहा है किसी को, तो फिर जाहिर है वो क्राइम जो है वो FIA की डोमेन में नहीं आता, क्योंकि वो आउटसाइड कंट्री क्राइम हो रहा है। तो वो जिस कंट्री से क्राइम हो रहा है वो मेरे ख्याल में इनकी आवाज का मसला है। तो खावर और साहब राबिया की आवाज, हम प्रोग्राम भी जो है वो खत्म करने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं। तो मैं जी आजादी आप से जवाब लेने हैं मैंने खावर साहब से एक लेना है, अगर आवाज आई तो जुबैर साहब से हवाले से जो है एक है कि स्टूडेंट के लिए कोई आपके पास इस वक्त की नई जो नया कानूनी स्टूडेंट के लिए आया है, और यही जो वीजा अभी मैंने पूछा भी था बरतानिया से, खुरम भाई से भी पूछा था, तो ये कोई आया है आपके पास है कोई इन्फॉर्मेशन के स्टूडेंट के लिए? और फैमिली जो विजिट वीजे हैं ये बार बार लोग पूछ रहे हैं कि इनके मुतालिक क्या मालूमात हैं, जुबैर साहब से पूछें। कोई नया कानून आया है इनके लिए, कोई आसानियां पैदा हुई हैं? नहीं जी, स्टूडेंट वीजे और विजिट वीजा इस चीज का अभी तक कोई नया कानून नहीं आया। लेकिन ये है कि अगर किसी को इधर एडमिशन मिल जाता है किसी पाकिस्तानी नेशनल को, तो वो अपना ब्लॉक्ड अकाउंट होता है 10,000 समथिंग, वो एक ब्लॉक्ड अकाउंट में जमा करवा के तो उससे वो स्टूडेंट वीजा दे दिया जाता है। पीछे रहेगी बात जो विजिट वीजा के, और वो यूरोपियन कंट्रीज ने बैन लगाया हुआ था कि सिर्फ इमरजेंसी केसेस में विजिट वीजा अलाउड है। अभी आजकल उन्होंने थोड़ी सी नरमी की हुई है कि जो वैक्सीनेटेड है वो भी जो कि यूरोपियन कंट्रीज से एक्सेप्टेड हैं वैक्सीन, उनसे अगर वो वैक्सीनेटेड है तो वो आ सकता है। लेकिन वो भी सिर्फ इमरजेंसी में कि अगर किसी की डेथ होगी या किसी की बर्थ है या किसी ने मेडिकल रीजन से आना है, तो उस पर अभी तक आजकल पाबंदियां चल रही हैं। विजिट वीजा कैसे, मसलन जुबैर साहब जो विजिट वीजे के बारे में मैंने पूछा है, तो थोड़ी सी ये मुझे जवाब दे दीजिएगा कि विजिट वीजा अगर माँ बाप बुला रहे हैं या कोई दोस्त यार बुला रहा है तो उसके बारे में यानी क्या मालूमात है? लोग पूछते रहते हैं कि जर्मन में लोग रहने वाले जो है उनका वीजा क्यों नहीं लगता है, वो हमें विजिट वीजा क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? तो उनके लिए थोड़ी सी आप बता दें कि यहाँ के कानून सख्त है, बरतानिया में कुछ हो रहे हैं, जहाँ विजिट वीजे के लिए कुछ हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विजिट वीजे का ये है कि दो चीजें चेक की जाती हैं, और दो ज्यादा जब अप्लाई किया जाता है तो एम्बेसी बस दो चीजें चेक करती है कि इनकी जो अभी एप्लीकेंट है इसकी फैमिली कितनी है पाकिस्तान में, ये कल को वापस आएगा कि नहीं। अगर वो फैमिली पीछे छोड़ के जा रहा है, छोटे बच्चे सिर्फ विजिट करने के लिए, तो उनको ये एक साइन होता है कि वो वापस भी आएगा। दूसरा ये कि इनकम स्टेटस इसकी कितनी है, आया इसके पास इधर प्रॉपर्टी इधर इतनी है, इसकी प्रॉपर कोई इनकम है जिससे ये वापस आ सकेगा या सरवाइव कर रहा है। जिनके फाइनेंशियल हालात इतने, स्पॉन्सर खाली खून के रिश्ते हैं उनको स्पॉन्सर कर सकता है? नहीं, स्पॉन्सर कोई भी कर सकता है। वो इधर जो स्पॉन्सरशिप लेटर के अलावा भी देखते हैं। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है जो कि आप अपनी इनकम दिखा के किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं विजिट वीजे के लिए, तो फिर भी एम्बेसी जो है वो खुद देखती है कि जो एप्लीकेंट है, स्पॉन्सर लेटर तो आ गया, जितनी देर बंदा उधर है उसके अखराजात उठाए जाएंगे, लेकिन फिर भी वो देखती है कि जो पाकिस्तान में एप्लीकेंट है उसका बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल और फैमिली का। अगर दोनों चीजें स्ट्रांग हो कि फैमिली पीछे पाकिस्तान में रह रही है, कि उनको फिर एक साइन है कि वो वापस बंदा जाएगा, वो क्योंकि मेन मकसद इनका विजिट वीजा ना देने का यही है कि अगर बंदे को विजिट वीजा दिया उधर जाके ये असाइलम ना अप्लाई कर दे, या फिर ये ना हो कि उधर सेटल होने की कोशिश करे। और ये चीजें अवॉइड करने के लिए वो दो चीजें देखती हैं कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड इसका स्ट्रांग है
इसकी एक मेन इनकम है, रेगुलर इनकम पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान में इसके जो माली हालात है वो ठीक है या नहीं। और दूसरा, अगर हम इसे विजिट वीज़ा दे देते हैं तो ये अपनी फैमिली पाकिस्तान में छोड़ के जाएगा ताकि हमें गारंटी हो कि वाकई वापस आ रहा है। और ये 90% जो रीज़न है वो ऑब्जेक्शन रीज़न लगाते हैं जब रिजेक्ट करते हैं केस, तो यही कहते हैं कि हमें ये श्योरिटी नहीं है कि आप, अगर आपको हमने विजिट वीज़ा दिया तो आप यूरोप छोड़ के वापस अपने मुल्क आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुबैर साहब। मैं शॉर्ट सा आपने जवाब देना है मुझे। खावर रियाज कादरी साहब, आपके लिए सवाल है कि जो बैरून मुल्क से लोग इधर जायदादें अपने मुल्क में खरीदते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सवाल आए हैं, लेकिन एक शॉर्ट सा जवाब देना है आपने कि जायदादें खरीदते हैं, कब्जे हो जाते हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान में क्या दाद रसी है, क्या मतलब इस वक्त वो किसकी तरफ जाएं और कहाँ जाके वो कहेंगे हमारे जो कब्जा माफिया है, जो परदेशियों को लूटते हैं और जो करते हैं, जायदादें उनकी जो है हड़प कर लेते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कानून है? आप हाई कोर्ट में होते हैं, जाहिर बात है आपके पास क्या खबरें हैं इनकी? खावर साहब, आपकी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। जी अच्छा, जी। मैं पाकिस्तान के कवानीन जो है वो कब्जे के हवाले से बड़े सख्त है। इसमें दो तरह के कवानीन है, एक जो है हमारे सिविल लॉज है, दूसरे हमारे क्रिमिनल लॉज है। तो सिविल लॉज में तो जाहिर है अगर कोई किसी की जायदाद पे गैर कानूनी कब्जा करता है तो पोजेशन का दावा दायर किया जाता है कोर्ट में। और अगर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना चाहें तो उसमें इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है हमारा 2005 का, जिसमें बड़ी सख्त सजा 10 साल तक सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा तक भी जुर्माना हो सकता है। और दूसरा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का वाकई ये देखने में आज तक के केसेस आ रहे हैं कि जो लोग बैरूनी मुल्क में हैं उनकी जायदाद पाकिस्तान में ज़ाहिर है रिश्तेदारों की आज़ादी होती है, उसमें वो किराए वगैरह भी खा जाते हैं, रेंट बिजनेस होता है उसमें रेंट वगैरह भी वो नहीं देते। तो इसके लिए यही है कि जितने लोग बैरून मुल्क हैं वो बंदा जो है ऐसा कोई ऑथेंटिक हो जो ईमानदारी से उनके साथ चले। अदरवाइज अमूमन ये देखने में आया कि इवन जो अटार्नीज वगैरह भेजी जाती हैं, अटार्नीज भी मिस यूज होती हैं। लेकिन कवानीन बड़े सख्त और मजबूत कवानीन है इस उनकी हवाले से। सजा, ये शार्ट सा बता दें कि उनकी सजा क्या है, अगर वो किधर जाते जाएं, और सजा क्या है उनकी? ये अगर सिविल कोर्ट में जाएंगे तो सिविल कोर्ट में तो सिविल प्रोसीडिंग में सजा नहीं होती, उसमें सिर्फ पोजेशन रिटर्न किया जाता है। लेकिन अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जाएंगे तो फिर उसमें ये है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जो है वो 10 साल सजा है और 1 लाख रुपए तक जो है उसमें जुर्माना हो सकता है। और बहुत मैं थोड़ा शुक्रिया सा आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ये खुरम साहब, माजरत के साथ चार साहब आपसे जवाब, बिल्कुल 2 मिनट रह गए, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। ये मैं एक सवाल थोड़ा पूछना सा चाह रही हूँ, जो पूरी दुनिया से आके तो इंग्लैंड में आके बैठ जाते हैं लोग, जो बड़े से बड़ा माजरत के साथ जो करते हैं, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, यानी एक सियासी हवाले से एंड पे जाके पूछ लेती हूँ मैं अपनी ये उस हवाले से कि वहां जाते हैं जब ये लोग, तो वहां पना सियासी पनाह दे देंगे या वीजा दे देते हैं, तो इन लोगों के लिए ये जो बड़े बड़े जाके वहां बैठ जाते हैं, माजरत के साथ माफिया के लोग बैठ जाते हैं, उधर कोई बरतानिया में ये कानून नहीं है कि इनको वापस अपने मुल्क में भेजा जाए? देखें, अभी बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सख्त कवानीन हैं और बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, बहुत सारे मामला जिसमें आप देख सकते हैं कि पीछे मलक रियाज साहब की प्रॉपर्टी का इशू हुआ, क्रिमिनल प्रोसीड के एक्ट के तहत उन्होंने उनसे रकम भी वसूल की, हुकूमत पाकिस्तान को वापस भी की। इस तरह के कई सारे केसेस जो हैं ओपन हो रहे हैं। मसला ये है ना कि अभी और रिसेंटली पाकिस्तान और बरतानिया ने मायदा भी साइन किया है मुल्जमान के हवाले से, ताकि इंफॉर्मेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ। लेकिन प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान से वहां से कोई एविडेंस भी तो नहीं आता ना चीज़ों का, जो अगर वहाँ स्पेशली इस तरह के हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं
वो अपने मैटर्स को परसू भी नहीं करते प्रॉपरली। अगर उनके एग्रीमेंट मौजूद हैं तो वो अगर परसू करें, जैसे बरतानिया की मिसाल ले लें और पाकिस्तान की मिसाल ले लें, तो जो उनके मामलात हैं, जो उनके लोग यहाँ अगर आ जाते हैं कोई, तो ना तो कोई एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है ना कोई और। तो वो हमारा भी मसला है, इनका तो मसला है चलें, लेकिन हमारा भी मसला है कि हमारे लोग वहाँ से, हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो भी प्रॉपरली काम नहीं करते। अगर वो प्रॉपरली काम करें, एविडेंस कलेक्ट करें, बरतानवी हुकूमत को दें, तो ये बिल्कुल यहाँ पे इदारे भी मौजूद है और कानून भी मौजूद है उनको पकड़ने के लिए। लेकिन वहां से कोई एविडेंस भी तो नहीं आता, सिर्फ बातें, ज़बानी बातें आती हैं ना। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ के फिर इस प्रोग्राम को अमेंड करते हैं। एक दोस्त हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि जो स्पाउस का वीज़ा होता है, ये अगर फर्स्ट टाइम कोई बंदा लेता है तो एंड होने से पहले कितनी देर पहले दोबारा अप्लाई करना चाहिए और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं? देखें, ये जो वीज़ा उसकी सिंपल रिक्वायरमेंट है कि 28 डेज से पहले आपने अप्लाई करना है। आपकी जो एक्सपायरी डेट है उससे 28 दिन पहले आपने अप्लाई करना होता है। कर आप आखिरी दिन तक भी सकते हैं एक्सपायर होने तक, लेकिन 28 डेज पहले आप उसको जो कर सकते हैं। तो उसमें कॉम्प्लिकेशन मेन यही है कि अगर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो 18,600 की है, अगर आप वो नहीं मीट कर रहे या आपने इंग्लिश का टेस्ट पास नहीं किया, A2 टेस्ट, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। इसलिए स्पेशली जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया और इंग्लिश का टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सटेंशन के लिए। ये आपको जो है ना वो वीज़ा एक्सपायर होने से पहले लाजमी कर लेने चाहिए। तो इसके अलावा कोई अगर ये मीट करें तो प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आज हमारा मौजू जो था तारकीन वतन, नए इमिग्रेशन कानून और यहाँ की मौजूदा सूरत हाल। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही सूदमंद और मुफीद रहा होगा। अपने मेज़बान एजाज शाइख, राबिया जंजुआ और हमारे साथ जो मेहमान थे, खबर एडवोकेट साहब थे, ज़ुबैर साहब थे और खुर्रम अहमद अली खुर्रम साहब थे, हम तीनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप सब लोगों का भी जो हमें देखते रहें। ओवर टू राबिया एंड देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो हर तरह हमारा प्रोग्राम होता है, हर एक टॉपिक पे प्रोग्राम होता है। ये नहीं होता है कि एक ही टॉपिक पे लेके हम चलते हैं। तो हम मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ कैटेगरी के जो है वो मुख्तलिफ, जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या आम के लिए, क्या खास के लिए, सब के लिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम रखा है। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए, अगर हमारे प्रोग्राम में अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप उसमें कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो नए प्रोग्राम के साथ इजाज शाइख और राबिया जंजुआ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज। कश्मीर न्यूज, आजाद कश्मीर के हर खित्ते और हर बाशिंदे की आवाज। रियासत